फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन श्रीकर्णी एकेडमी एंड एजुटेक्स। और जैसा कि आपको पता है, मैं आपकी यहाँ पे केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ और हम लोग 11th क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर जनरल केमिस्ट्री में स्टार्ट किया है हम लोगों ने, और हम लोग उसी में आगे प्रोसीड कर रहे हैं। बेटा, कल तक हम लोगों ने आवोगाद्रो की परिकल्पना के बारे में अध्ययन किया था। हमने ये समझा था कि आवोगाद्रो ने कौन सी परिकल्पना दी है, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस कर लिया था कि उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। कल हमने जो उपयोग पढ़े थे वो वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ हेडिंग ही पढ़ी थी। आज हम लोग उन प्रयोगों को डिटेल में स्टडी करेंगे कि हम कौन कौन से प्रयोगों, कौन कौन से उपयोग कर सकते हैं आवोगाद्रो की परिकल्पना के। तो जो सबसे पहला प्रयोग है बेटा, वो है गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करने में। यदि हमारे पास कोई भी तत्व गैसीय अवस्था में है, ठीक है, जैसे धातुओं की नहीं, ज्यादातर जो धातुएं हैं वे तो ठोस अवस्था में होती हैं, तो धातुओं के लिए ये बात नहीं है, ये बात किसके लिए है? अधातुओं के लिए। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इस प्रकार के परमाणुओं के लिए जो कि अधातुएं हैं और साथ ही साथ किस अवस्था में उपस्थित होती हैं? गैसीय अवस्था में। उन तत्वों के लिए हम क्या सीख रहे हैं? परमाणुकता ज्ञात करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं किस प्रकार हम इन तत्वों की परमाणुकता ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमाणुकता की कि परमाणुकता होती क्या है। तो इसके लिए क्या परिभाषा पढ़ेंगे हम लोग? देखिए सभी, किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही उसकी परमाणुकता कहलाती है। बहुत सही, बहुत क्लियर बात है। परमाणुकता का मतलब क्या है? परमाणुओं की संख्या। किसी भी एक अणु में कितने टोटल परमाणु हमें दिखलाई दे रहे हैं, जितने परमाणु हमें दिखाई देंगे उन परमाणुओं की कुल संख्या को ही हम उस अणु के लिए क्या कहेंगे? परमाणुकता कहेंगे। देखिए उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझते हैं इस बात को। हाइड्रोजन गैस द्विपरमाणुक होती है। हाइड्रोजन गैस कैसी है? द्विपरमाणुक गैस है। हमें कैसे पता चला द्विपरमाणुक है? हम इसे सीखेंगे, समझेंगे कि आवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी गैस जो है वह कितने परमाणुओं से मिलकर उसका अणु जो है वह निर्मित होगा। ठीक है, देखिए, एक आयतन हाइड्रोजन प्लस एक आयतन क्लोरीन मिलकर बनाते हैं 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, ये बात हमें पता है कि यदि एक आयतन हाइड्रोजन का, जैसे हमने रिएक्शन लिखी थी H2 प्लस Cl2 gives 2HCl, इसमें पता है इसका एक आयतन, इसका भी एक आयतन, किंतु बनने वाले उत्पाद HCl के 2 आयतन उपयोग में आए थे। ठीक है, उपरोक्त तीनों गैसें समान ताप व दाब पर है। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। आगे देखिए, इसलिए आवोगाद्रो के नियमानुसार इनके आयतनों में उपस्थित अणुओं की संख्या भी समान होगी। यही बात तो कल आवोगाद्रो ने हमें बताई थी। यदि आपके पास कई गैसें हैं जो आपस में अभिक्रिया कर रही हैं और उन गैसों की अभिक्रिया में हमने न तो ताप परिवर्तित किया है ना ही दाब परिवर्तित किया है, तो हम क्या कहेंगे कि उनका आयतन फिक्स रहता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि आयतन फिक्स है तो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या भी समान होगी। आइए चेक करते हैं। माना कि एक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी है? n है। कितनी संख्या मान रहे हैं हम? n अणु हमने ले लिए, तो n अणु हाइड्रोजन प्लस n अणु क्लोरीन बराबर 2n अणु हाइड्रोजन क्लोरीन। ये तो क्लियर ही है ना भाई, आयतन और अणु को कंपेयर कर रहे हैं, तो एक आयतन मतलब एक अणु, इसका भी एक आयतन मतलब इसका भी एक अणु, और इसके 2 आयतन मतलब इसके 2 अणु हमें प्राप्त होंगे। क्लियर है इतनी बात? n बराबर क्या लिखा है यहाँ पर? n बराबर 1 रखने पर क्या मिलेगा हमें? देखिए, एक हाइड्रोजन अणु हमें मिला, एक अणु क्लोरीन हमें मिल गया और 2 अणु
हाइड्रोजन क्लोराइड के हमें प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या है, एक अणु मतलब आधा अणु हाइड्रोजन प्लस आधा अणु क्लोरीन प्लस एक अणु हाइड्रोजन क्लोरीन का, अर्थात हम क्या कह सकते हैं ये अभिक्रिया देखकर कि हाइड्रोजन क्लोरीन का एक अणु हाइड्रोजन के आधे अणु व क्लोरीन के आधे अणु से मिलकर बनता है। विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि हाइड्रोजन क्लोरीन एक क्षारीय अम्ल है, एक क्षारीय अम्ल है। अतः हाइड्रोजन क्लोरीन के अणु में एक ही हाइड्रोजन परमाणु होता है, दो तो हो नहीं सकते, यानी हम क्या कह सकते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि हाफ अणु हाइड्रोजन बराबर एक परमाणु हाइड्रोजन का। अतः एक अणु हाइड्रोजन अर्थात दो परमाणु हाइड्रोजन के, अर्थात हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी होती है, 2 होती है। क्लियर हुआ उदाहरण द्वारा? देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल और बहुत इजी एग्जाम्पल है, आप बहुत जल्दी से आसानी से समझ सकते हो। परमाणुकता का मतलब मैंने क्या किया, गैसों में अभिक्रिया करवाई जिनका आयतन फिक्स था, आयतन के अनुसार मैंने अणु मान लिया n अणु, n की जगह मैंने 1 रखा तो मुझे हाइड्रोजन का भी एक अणु मिला, क्लोरीन का भी मिला, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड के मुझे मिल गए 2 अणु। अब मैं चाहती हूँ कि इसका मुझे एक अणु प्राप्त हो, तो यहाँ पे अगर मैंने इसको आधा किया है तो इसे भी मुझे जस्ट हाफ करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, यहाँ पे हाफ अणु ले लिया हाइड्रोजन का, हाफ ले लिया क्लोरीन का, और इन दोनों की अभिक्रिया द्वारा एक अणु हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन क्लोराइड का मुझे प्राप्त हो गया। लेकिन ये भी पता है कि आधा अणु पॉसिबल नहीं है। तो आधे अणु का मतलब क्या है कि आधा अणु मतलब हाइड्रोजन का एक परमाणु जो कि स्थायी नहीं है, यानी एक अणु के रूप में ही तो स्थायी होगी कोई भी गैस। तो इस संबंध से मैंने ये पता लगाया कि एक अणु हाइड्रोजन की यदि बात हो रही है तो वहां हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे, टोटल 2 परमाणु होंगे। इस आधार पर यह बात क्लियर कर सकते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है, 2 होती है। क्लियर है बेटा? आगे देखिए, इसी प्रकार क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि गैसों की परमाणुकता भी कितनी है, द्विपरमाणुकता होती है। क्लोरीन के लिए भी हम क्या लिखते हैं, Cl2, नाइट्रोजन के लिए N2, ऑक्सीजन के लिए O2 और हाइड्रोजन के लिए भी इसी प्रकार लिखते थे। तो ये 2 लिखने का क्या कारण है कि इस हाइड्रोजन के, इस क्लोरीन के, इस नाइट्रोजन के और इस ऑक्सीजन के एक अणु में टोटल परमाणु कितने हैं, 2 परमाणु हैं। और अभी अभी हमने परमाणुकता की क्या परिभाषा पढ़ी कि किसी अणु में टोटल परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या जितनी भी होगी उस टोटल संख्या को ही हम क्या कहेंगे, उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। क्लियर हुई बात आपके दिमाग में? परमाणुकता का मतलब क्या है, अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या। क्लियर है? आगे चलिए, परमाणुकता का मतलब पता चल गया। परमाणुकता, परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाएगी, परमाणुकता। और किस प्रकार पता लगाया वो भी क्लियर है सभी को? ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं सभी, देखिए एग्जाम्पल। आगे हम लोग सीखेंगे किसी अणु के लिए उसका अणु सूत्र किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो यह हमारा दूसरे तरह का या दूसरे नंबर का अनुप्रयोग। अवोगाड्रो की परिकल्पना पढ़ने के बाद हम लोग यह सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी अणु का अणु सूत्र किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है कि जल का अणु सूत्र H2O होता है। H2O ही क्यों होता है ये हमें यहाँ पर देखना। देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल वाष्प,
यही पढ़ते हैं हम, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए हमने लिख लिया H2, ऑक्सीजन के लिए लिखा O2 और जलवाष्प के लिए लिख लिया H2O। फिर हमने इसको बैलेंस करने के लिए लिखा 2H2 प्लस O2 गिव 2H2O। इतनी बातें क्लियर है सभी के दिमाग में? ओके, आगे हम लोग लिखेंगे प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि 2 आयतन हाइड्रोजन, कितना, 2 आयतन हाइड्रोजन व 1 आयतन ऑक्सीजन, कितना, 2 आयतन हाइड्रोजन का क्लियर हो रहा है। यहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है, यानी हाइड्रोजन के टोटल आयतन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना लिया है हमने, 1 आयतन ही यूज किया है, के संयोग से 2 आयतन जलवाष्प प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, 2 आयतन जलवाष्प प्राप्त होती है। क्लियर है? उपरोक्त पर यदि हम आवोगाद्रो का नियम लगाते हैं, जो हमने पढ़ा है नियम, वही यदि हम यहाँ पर लागू करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 आयतन हाइड्रोजन प्लस 1 आयतन ऑक्सीजन बराबर 2 आयतन जलवाष्प। ये तो क्लियर है अभिक्रिया से। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो ये 2 आयतन इसके, 1 आयतन इसका और 2 आयतन इसके हमें मिल गए, ठीक है। आगे देखिए, अब हर आयतन के साथ में हम 2n रखते हैं, तो 2n अणु हो गए हाइड्रोजन के, n अणु हो गया ऑक्सीजन का, और 2n अणु हमें किसके प्राप्त हो गए, जल वाष्प के प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, वही जो हमने पिछले उदाहरण में किया था, n के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 2 इंटू 1 कितना मिल गया, 2 मिल गया, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु प्लस 1 n इंटू 1, n की जगह 1 रखा तो 1 इंटू 1 क्या आ गया, 1 अणु ऑक्सीजन का, और फिर से यहाँ 2 इंटू 1 यानी 2 अणु जल वाष्प के। यानी हम क्या कह सकते हैं, यदि 1 अणु हाइड्रोजन का संयोग करेगा तो ऑक्सीजन का कितना मिलेगा, भाई हाइड्रोजन का जस्ट हाफ कर दिया मैंने, तो ऑक्सीजन का भी जस्ट हाफ करूंगी, 1 से कितना हो जाएगा, आधा। तब हमें क्या प्राप्त होगा, 1 अणु जल वाष्प का प्राप्त होगा। क्लियर है? इतना रिलेशन किस तरह से चेंज किया, सबसे पहले आयतन देखा, आयतन के साथ n रखा, n को जगह 1 रखा, 1 से सभी को गुणा किया, टोटल नंबर ऑफ अणु आ गए। फिर क्या करना है, अणुओं को ये देखना है कि 1 अणु कब मिलेगा। जैसे ही मैंने 1 अणु हाइड्रोजन देखा तो ऑक्सीजन का अणु कितना हो गया, जस्ट हाफ हो गया, ठीक है। आगे देखिए, 1 अणु जलवाष्प में आधा अणु ऑक्सीजन व 1 अणु हाइड्रोजन होते हैं। क्लियर हुई बात? हमें कितने मिले थे, 2 अणु मिले थे जलवाष्प के। अगर 2 को हटा के मैं यहाँ 1 लिखना चाहूँ, जो मैंने पिछले रिएक्शन में आपको लिख के बताया है, यदि मुझे जलवाष्प का 1 ही अणु प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का तो 1 अणु है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना है, जस्ट आधा अणु है, तभी मुझे जलवाष्प के कितने अणु मिल सकते हैं, 1 अणु मिल सकता है। क्लियर है इतनी बात? ओके, आगे चलते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों ही द्विपरमाणुक है, अतः जल वाष्प का सूत्र H2O होगा। क्लियर है? दोनों ही कैसी हैं, द्विपरमाणुक गैसें हैं, इसलिए सूत्र कैसा होगा, H2O। आगे देखिए, एक और विधि यहाँ लिखी गई है, माना जल का सरल सूत्र H2O इंटू N है, ठीक है। अणुभार है 18N, परंतु जल का अणुभार होता कितना है, 18। N यहाँ से हटा दिया, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 18N बराबर 18, यानी N बराबर 1 आया कि नहीं, आ गया, तो ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, जल का अणु सूत्र क्या है, H2O, जो हमने बनाया है सूत्र, जो हमने समझा है, जिस सूत्र को हमने बनाना सीखा है, वह बिल्कुल करेक्ट सूत्र है। यानी जल का अणु सूत्र कितना है,
नहीं है। अगला उपयोग हम लोग देखेंगे, गैलू-सैक के आयतन संबंधी नियम की व्याख्या करने में। गैलू-सैक का जो नियम था, जो आयतन से संबंधित था, उस नियम को भी यह बहुत अच्छे से समझाता है। कैसे समझाता है देखिए, चेक कीजिए सभी बच्चे। आवोगाद्रो के नियमानुसार ताप व दाब, क्या ताप व दाब समान होने पर, ताप व दाब समान होने पर विभिन्न गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या कैसी होती है, समान होती है। ये बात अभी अभी भी हमने पढ़ी थी पिछले टॉपिक में। अवोगाद्रो का जब हमने परिकल्पना पढ़ी थी, किससे रिलेट करती थी परिकल्पना, एक तो आयतन से, और कब जब हमने परिस्थितियां कैसी रखी है, ताप और दाब की परिस्थिति बिल्कुल समान है। हम ताप और दाब में कोई परिवर्तन नहीं करते। और गैसों के संबंध, बात किसके लिए कही गई थी, गैसों के लिए कही गई थी। आगे देखिए, जब ये गैसें क्रिया करेंगी तो इनके अणुओं में जो अनुपात होगा, वही अनुपात इनके आयतनों में भी होगा। बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग अभी जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं उसमें भी हम देख चुके हैं, इनमें कोई ना कोई संबंध होता है आयतन और अणुओं की संख्या में। वैसा ही कुछ संबंध यहाँ पर भी हमें लगेगा, तो हम चेक कर लेते हैं। अतः यह एक सरल अनुपात ही होगा। कैसा होगा, सरल अनुपात, जो गैलू-सैक का आयतन संबंधी नियम के अनुरूप है। तो ये बात तो बेटा गैलू-सैक ने भी हमें बताई थी कि यदि क्रिया करने वाला और बनने वाला उत्पाद, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाला और बनने वाला उत्पाद सभी आपके पास गैसीय अवस्था में है, तो उनके आयतन समान ताप और दाब पर क्या होगा, उनके आयतन फिक्स रहेंगे और उनके आयतनों में कैसा अनुपात होगा, एक सरल संख्या का अनुपात होगा। इसको क्लियर नहीं कर पाए थे गैलू-सैक कि ऐसा क्यों है। आगे देखिए, उपयोग है डाल्टन के परमाणुवाद को दृढ़ करने में। डाल्टन ने जो परमाणु का सिद्धांत दिया था, उसके पक्ष में भी इसने कुछ बातें बताई हमें, जिनसे हमारे लिए जो परमाणु का सिद्धांत था वो और क्लियर हो गया। क्या कहा, आवोगाद्रो के नियम से डाल्टन के परमाणुवाद की पुष्टि होती है। कैसे होती है पुष्टि, देखिए, समस्त तत्व वह यौगिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं किससे मिलकर बनेंगे, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनेंगे, और अणु स्वयं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये बात भी हमें पता है। उन कणों को हमने कल क्या कहा था, परमाणु कहा था कि नहीं। लेकिन अब हमें ये भी पता चल गया है कि परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु। अब अणु क्यों बनता है, क्या आवश्यकता होती है कि परमाणु एक दूसरे के साथ संयोग करें और अणुओं को जन्म दे, इसकी क्या आवश्यकता है, यह बात डाल्टन नहीं बता पाए थे। आगे देखते हैं, तत्व के एक अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं और अणु भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये बात हम जानते हैं, डाल्टन ने भी तो यही बताया था कि यदि तत्व समान है तो अणु कैसे होंगे, सभी एक ही प्रकार के होंगे। वह बात उन्होंने परमाणु के लिए कही। यहाँ पे अब हम जो ये बात कर रहे हैं, ये अणुओं के लिए कह रहे हैं। धीरे धीरे आपको ये अंतर भी समझ आ जाएगा कि हम कभी परमाणु और अणु क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डाल्टन के समय तक अणु के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। डाल्टन ने अपना जो भी सिद्धांत दिया था वो केवल और केवल परमाणुओं से संबंधित ही दिया था, इसलिए वहां पर हमने अणु नाम का शब्द नहीं सुना। लेकिन अब तो हम जानते हैं, तो हम आज के परिप्रेक्ष्य में इसे अध्ययन कर रहे हैं, तो आज की बातों से इन सबको रिलेट कर रहे हैं। तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से, और विभिन्न विभिन्न जो तत्व हैं उनके अणु कैसे होंगे, भिन्न प्रकार के। आगे देखिए, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, किंतु यह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ये बात कल हमें नहीं पता थी,
डाल्टन के सिद्धांत से हमें नहीं पता चली, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि परमाणु जो है वह सबसे छोटा भाग। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि परमाणु जो है वह अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण है, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वह हमेशा स्वतंत्र अवस्था में स्थायी रहेगा। ऐसा आवश्यक नहीं है। कभी स्वतंत्र अवस्था में हो भी सकता है और कई बार नहीं भी होता है। तो इसलिए आप कंफ्यूजन में ना रहें। स्वतंत्र अवस्था में स्थायी रहने वाला कण कौन है? अणु है, ना कि परमाणु है। आगे चेक करते हैं। रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणु परमाणुओं में विभाजित हो जाते हैं, जो फिर क्रिया कर लेते हैं। कैसे, ये बात मैं अभी आपको समझाती हूँ। सपोज हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं, क्रिया में जो भाग लेने वाले हैं वो कौन है? कोई क्रियाकारक। क्रियाकारक का भी कौन सा भाग लेगा? वहां पे अणु रासायनिक अभिक्रिया में संयोजित होंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, अणु जो है स्वयं को परमाणु में विभाजित कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन क्या करेगी? अगर ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन क्या करती है? हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के रूप में पहले सेपरेट होती है, पहले विभाजित होती है, और तब ये अकेला जो हाइड्रोजन परमाणु है, अब ये क्या करता है? ऑक्सीजन के एक परमाणु से संयुग्मित होने की क्षमता रखता है। जब तक ये एक दूसरे से जुड़े हैं, यानी अणु के रूप में उपस्थित हैं, तब तक ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जो लास्ट पॉइंट में हमने क्लियर की है कि अणु भाग लेते हैं। भले हमने H2O2 और H2O लिख जरूर दिया है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये H2 जो है ये पहले H और H में परिवर्तित होगा। यानी अणु पहले परमाणुओं में विभाजित होते हैं, और जो परमाणु हैं वे आपस में अभिक्रिया कर नया उत्पाद हमें देते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में जो कमियां रह गई थी, जिनका कारण वहां स्पष्ट नहीं हुआ था, अब हमने एवोगाड्रो की परिकल्पना पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन हमारे मन में अराइज हुए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा किस लिए कहा गया, इसके पीछे क्या कारण है, वह सभी कारण अब हमें स्पष्ट हो गए हैं। कब? जब हमने एवोगाड्रो की परिकल्पना पढ़ ली है। तो बेटा इसीलिए आपसे कहा था मैंने कल कि एवोगाड्रो की परिकल्पना जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, जो आपने आज जो सुना है ये आपको हमेशा याद रखना है। और ये आज भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज भी खत्म है, नहीं, अभी भी इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी है और समझनी है। और धीरे धीरे जब आप और चैप्टर्स आगे करेंगे, नए चैप्टर्स पढ़ेंगे, नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ सभी कॉन्सेप्ट में आपको एवोगाड्रो का जो नाम है, एवोगाड्रो की जो परिकल्पना है, वो बार बार हर बार सुनने को मिलेगी। साथ ही साथ उसका संबंध भी हर तरह के टॉपिक में, हर तरह के कॉन्सेप्ट में आपको जरूर दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पर एवोगाड्रो से संबंधित परिकल्पना हमने पढ़ ली। साथ ही साथ में उसके जो उपयोग थे, कल हमने सिर्फ हेडिंग पढ़ी थी, आज हमने सभी प्रकार के जो उपयोग थे उनको डिटेल में चर्चा की है। एक और उपयोग है, आगे देखते हैं हम। एक और उपयोग मैं आपको बताती हूँ। वैसे मैंने कह दिया है एवोगाड्रो की परिकल्पना इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं होगी, और भी ऐसी नई बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी है। तो आप नोट डाउन करते रहेंगे, समझेंगे हर बात को कि क्या कहा जा रहा है। देखिए, गैसों के वाष्प घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। गैसों के वाष्प घनत्व तथा उनके अणुभार में संबंध स्थापित करने। इसमें वाष्प घनत्व और अणुभार में भी संबंध स्थापित किया जा सकता है। क्या संबंध स्थापित किया है? देखिए, अणुभार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व। यह सीधा संबंध है किसमें? वाष्प घनत्व और अणुभार में। किसमें है? वाष्प घनत्व और अणुभार में। जिस प्रकार, देखिए किस प्रकार हमने ये संबंध बनाया है
जिस प्रकार गैस व द्रव पदार्थों का, किसकी बात हो रही है, गैस और द्रव की, पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व जल से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। किसकी बात हो रही है, देखो ध्यान दो, गैस और द्रव, जितने भी गैस और द्रव पदार्थ हैं उनकी यदि हम आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं तो किससे अपेक्षा करते हैं घनत्व की, किससे तुलना की जाती है, जल से तुलना की जाती है। ठीक है, जल से तुलनात्मक जो घनत्व होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार गैसों का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोजन के घनत्व से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। समझ रहे हो बात को, जैसे हम द्रवों का और गैसों का आपेक्षिक घनत्व किससे संबंधित करते हैं, जल से, उसी प्रकार अन्य जो गैसें हैं उनका आपेक्षिक घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, हाइड्रोजन की घनत्व से तुलना करके ज्ञात करते हैं। गैसों और हाइड्रोजन के समान आयतनों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है तब जबकि दोनों गैसें एक ही ताप व दाब पर हैं। क्लियर है, गैसों और हाइड्रोजन के समान आयतनों के द्रव्यमान का अनुपात फिक्स रहेगा तब जब हमने ताप और दाब में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है। वाष्प घनत्व का संबंध देखिए, वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी बराबर गैस के किसी आयतन का द्रव्यमान, गैस के किसी आयतन का द्रव्यमान बटे समान दाब व हाइड्रोजन के उतने ही आयतन का द्रव्यमान। हाइड्रोजन से संबंध करना है हमें वाष्प घनत्व को, इसलिए हमने क्या किया है, किसी भी गैस का कोई भी आयतन ले लो, उस आयतन का टोटल द्रव्यमान जो है वह किससे संबंधित होता है, हाइड्रोजन के उतने ही आयतन के द्रव्यमान से संबंधित होता है। कैसे, तो हमने इसीलिए तो ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ, वाष्प घनत्व बराबर गैस के किसी आयतन का द्रव्यमान बटे समान दाब व हाइड्रोजन के उतने ही आयतन का द्रव्यमान। तो यह जनरल सा एक संबंध है वाष्प घनत्व में और किसी भी गैस के कुल आयतन, आपको जितना भी आयतन लिया है उसके द्रव्यमान और हाइड्रोजन के, जब हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास वास्तविकता में कौन सी चीज हमें प्राप्त होगी, वाष्प घनत्व हमें पता चल जाएगा। किसके लिए, उस गैस के लिए हमें वाष्प घनत्व पता चल जाएगा। तो ये जनरल सी परिभाषा है, जहाँ हमने यहाँ हाइड्रोजन लिखा था कि हाइड्रोजन से तुलना करते हैं तो उसी के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया। वैसे फॉर्मूला आपको यूज में ये आना है, कौन सा, अणुभार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व। ये फॉर्मूला जो है वो हमारे उपयोग में आना है, वो हमारे यूज में आना है। क्लियर है बात सभी के दिमाग में इतनी। आगे देखिए, आवोगाद्रो के नियम से माना गैस की निश्चित आयतन में, गैस के निश्चित आयतन में n अणु है। ठीक है, ये हमने मान लिया। हर बार हम लोग आवोगाद्रो के नाम के साथ क्या ध्यान रख रहे हैं, n अणुओं का ध्यान दे रहे हैं। तो वाष्प घनत्व बराबर क्या हो गया, गैस के n अणुओं का द्रव्यमान बटे समान दाब व ताप पर हाइड्रोजन के n अणुओं का द्रव्यमान। यही तो हमने पढ़ा था। यानी हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे समान दाब व ताप पर हाइड्रोजन के n अणु, मतलब 2 परमाणु। क्यों, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि हाइड्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, टोटल 2 परमाणु होते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, इस फॉर्मूले को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी बराबर गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे 2 इंटू हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, किंतु गैस का अणुभार, अणुभार में हम क्या लिखेंगे, गैस का अणुभार बराबर गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो समीकरण 1 व 2 का मान हम अगर उस पहले वाले फॉर्मूला, कौन सा,
वाष्प घनत्व का जो फॉर्मूला में रखते हैं तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलता है वाष्प घनत्व का, वेपर डेंसिटी का, जो क्या है, वाष्प घनत्व बराबर घनत्व बटे 2, यानी अणुभार बराबर क्या सूत्र आ गया लास्ट में हमारे पास, अणुभार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस में तो हमारे पास अणुभार आ जाएगा। अतः किसी गैस या वाष्प का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का दोगुना होता है। यही संबंध था जो हमने ज्ञात किया है वाष्प घनत्व और अणुभार में। आधुनिक खोजों के आधार पर यह ज्ञात है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 और अणुभार 2.016 है। अतः उपर्युक्त संबंध का संशोधित रूप निम्नलिखित भी हो सकता है। कोई बात नहीं है, 2.0 याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 याद रखो, अणुभार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व। तो कहाँ से आया, अब ये बात पता चल गई आपको, हाइड्रोजन के अणुभार से। क्लियर है, हाइड्रोजन से तुलना ही तो कर रहे हैं हम हर बार। क्लियर हो गई बात आप सभी के दिमाग में? ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। वाष्प घनत्व का फॉर्मूला आप लोग सभी ध्यान रखें, रिवाइज करें कॉन्सेप्ट को, ताकि जो प्रयोग है अवोगाद्रो कल्पना के वो आपको समझ आते रहे। ठीक है बेटा, ऑल क्लियर एवरीबडी? आज के लिए इतना ही, बाकी कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।